हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स हमारे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल और जितनी भी प्रोसेसेस हमने की हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस, उस पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे कर रहा हूं। सामने ध्यान दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक। ठीक है, दो सिलेंडर्स हैं, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया स्टॉप कॉक से, मतलब इस तरह से हुआ है सिस्टम में ऐसा हुआ। तो आपके पास एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, बीच में एक स्टॉप कॉक आपने लगा दी। तो आप इसको हटाओगे तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, ए कंटेन्स आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसमें ए में आइडियल गैस है। बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, उसमें कोई गैस नहीं है। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, बाहर से कहीं हीट अंदर बाहर नहीं आ सकती। स्टॉप कॉक इज सडनली ओपन, इसको आपने ओपन कर दिया। जैसे ही इसको आप ओपन करोगे तो क्या होगा, इससे गैस इसमें जाएगी और प्रोसेस होगा बहुत फास्ट होगा। तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? एडियाबैटिक प्रोसेस। सिंस सिस्टम इज इंसुलेटेड and the process is fast, therefore it will be an adiabatic process. ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड, in which of the following processes heat is neither absorbed nor released from the system? कौन सा होता है? adiabatic। No heat is given or taken out of the system. तो सेकंड में in adiabatic process no heat is given or taken out of the system. ठीक है जी, आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड क्वेश्चन, द वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस। ओके, अब देखो मोनोएटॉमिक से पहले मेरे को क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, या हो सकता है इसमें आगे वाले क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस में, कुछ में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लग सकता है, हो सकता है कुछ में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ फॉर्मूलाज भी लग जाएं। वो फॉर्मूलाज मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं पहले थर्मल प्रॉपर्टीज में। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं, जैसे मोनोएटॉमिक के सीपीसीवी के मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए हुए हैं। सीपीसीवी मोनोएटॉमिक के लिए यूज हो सकता है, गामा मोनोएटॉमिक के लिए यूज हो सकता है। वो सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हुए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में उनका प्रूफ भी आ जाता है। सो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है द वॉल्यूम V ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विद टेम्परेचर एज शोन इन फिगर। अब इधर ध्यान दो, वॉल्यूम और T सेम स्ट्रेट लाइन है। Since graph between volume and temperature is a straight line, therefore the process is isobaric। आइसोबारिक में वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो ये आइसोबारिक प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय इट। वर्क डन कितना होगा आइसोबारिक प्रोसेस में? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होता है PdV, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। PdV कितना होगा? PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो PdV कितना हो जाएगा? nRDT। ये हो जाएगा वर्क डन। रखो। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है? हीट एब्सॉर्ब बाय इट। हीट कितना होगा? NC डेल्टा T होता है हीट कितना होता है? NC डेल्टा T। मोनोएटॉमिक गैस वेरी रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट। ओके, तो हीट कितना हुआ? हीट हुआ NCP डेल्टा T, ठीक है। अब CP की वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक गैस। CP कैसे पता लगा मुझे? क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है। मोनोएटॉमिक गैस के लिए C
V की वैल्यू होती है 3/2R, Cp हो जाता है 5/2R। ये मैंने आपको थर्मल प्रॉपर्टीज में लिखवाया था। सो ये हो गया N 5/2R डेल्टा T। ये हो गया हीट। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेशो इनका। सो वर्क अपॉन हीट कितना हुआ? वर्क अपॉन हीट हुआ NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय N इंटू 5/2R डेल्टा T। रिजल्ट आ गया 2/5। बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, 2/5 रिजल्ट आ गया। सो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर? इसमें ये कॉन्सेप्ट आपका थर्मल प्रॉपर्टीज का लगा है। क्लियर? वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है पीडीवी, और हीट क्या होता है? एनसी डेल्टा टी। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बहुत इजी क्वेश्चन। आपको बोला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, मैच द फॉलोइंग। अब जरा एक बार मैं इधर सिर्फ प्रोसेसेस बना लेता हूं। इंडिकेटर की फॉर्म में दिया है, पीवी की फॉर्म में, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में। जो फर्स्ट वाला है वो आपको कहां दिख रहा है? थोड़ा डायग्राम क्लियर नहीं है। फर्स्ट वाला ऐसा वर्टिकल है, ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला उसके साथ वाला है, थर्ड उसके साथ वाला है, और फोर्थ ऐसा है। तो अब बताओ फर्स्ट वाला कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट है। फर्स्ट वाला आइसोकोरिक। सेकंड वाला कौन सा होगा? सेकंड वाला और थर्ड वाला ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल हो सकते हैं। कौन सा लेंगे इसमें? ये सेकंड वाला ज्यादा वर्टिकल है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा? एडियाबैटिक। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल। और फोर्थ वाले में प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक। देखो इधर, प्रोसेस 1 आइसोकोरिक, 1 इज विद सी, मतलब P विद सी, P विद सी। A हो सकता है, B हो सकता है, C और D तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गए। फिर Q विद A, Q विद A, ये रहा Q विद A, Q विद D नहीं होगा, तो A ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आगे चेक भी नहीं करो। समझ में आ गया? क्लियर? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू 5th। A gas is compressed isothermally to half of its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then, okay, तो एक ही गैस है, एक ही गैस है, वॉल्यूम से आपने कंप्रेशन किया, प्रेशर वॉल्यूम कंप्रेशन किया। पहले आपने किया आइसोथर्मली कंप्रेस और फिर आपने किया एडियाबैटिकली कंप्रेस। दो केस में लिया। एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है। देन कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, कंप्रेसिंग द गैस एडियाबैटिकली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। वर्क डन क्या होता है? एरिया। तो मुझे बताओ एरिया किसका ज्यादा कवर हो रहा है? ये अगर V वॉल्यूम है, यहां पे V/2 वॉल्यूम हुआ, तो ज्यादा एरिया किसने कवर किया? एडियाबैटिक ने। सो सिंस एरिया enclosed by adiabatic compression is more, therefore more work is done in adiabatic compression. अगर यही क्वेश्चन कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन का होता, यही क्वेश्चन एक्सपेंशन का होता, तो ये एडिया होता है और ये आइसो होता है, तो आइसो में ज्यादा वर्क होता एज कंपेयर टू एडिया। अगर ये क्वेश्चन किसका होता? ये एक्सपेंशन का क्वेश्चन होता। कंप्रेशन का क्वेश्चन है तो ज्यादा वर्टिकल ग्राफ है ये, तो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है एडियाबैटिक, सो एडिया में वर्क डन ज्यादा होगा। So compressing the gas isothermally नहीं, compressing the gas adiabatic will process more work, B option। ठीक है जी, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। फिगर बिलो shows two paths that may be taken by the gas to go from state A to C। Okay, A to C ग्राफ दोबारा बना लेते हैं।
ए टू सी ग्राफ दोबारा बनाते हैं। आपको क्या बोला, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट। सो ऐसे गया और ऐसे गया, ए टू सी। वैल्यूज भी लिख लेते हैं हाथों हाथ। ये है 2 × 10⁴ पास्कल, ये है 6 × 10⁴ पास्कल, और वॉल्यूम दिया है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम दिया है 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, ये सिचुएशन दी है। ओके, इन प्रोसेस ए बी 400 जूल of heat is added to the system. In process BC 100 joule is added to the system. The heat absorbed by the system in process AC, AC में कितनी हीट होगी? अब ध्यान दो, A से B में आपको हीट दिया हुआ है, B से C में आपको हीट दिया हुआ है, A से C में कितना हीट होगा आपको ये निकालना है। अब इसमें लगता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूं सो दैट कि आगे भी क्वेश्चंस में लगे तो काम आ जाए। dq = du + dw, ये होता है हीट गिवन और टेकन आउट। du होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, dw होता है वर्क डन, जो pdv आप पढ़ रहे हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, गैस की टेम्परेचर पे, और किसी फैक्टर पे नहीं। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इट्स अ स्टेट फंक्शन, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी does not depend upon path, and it only depends on initial and final points। तो A से C पहुंचने पे इंटरनल एनर्जी में सेम चेंज आएगा जो मर्जी पाथ ले। सो change in internal energy, change in internal energy is same in both cases, because initial and final points, initial point and final point are same in both cases। आगे पढ़ोगे कि अगर ए से घूम के वापस आप ए पे आ जाते हो तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, 0, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है। तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो अब अगर मैं फर्स्ट पाथ की बात कर रहा हूं, पाथ 1 की बात कर रहा हूं कि वो ए टू बी गया फिर बी टू सी गया, पाथ 1 में वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा ए से बी का वर्क प्लस बी से सी का वर्क। ए से बी का वर्क 0, कोई एरिया इनक्लोज नहीं है। बी से सी का वर्क ये पूरा एरिया हो गया। कितना एरिया हो गया ये? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है? 6 × 10⁴, सब ऐसा यूनिट्स में है। और बीसी का कितना हो गया? 2 × 10⁻³ ये आ गया 120 जूल्स। पाथ 1 में वर्क डन हो गया 120। पाथ 1 में हीट कितना हुआ? हीट हुआ पाथ 1 में हीट कितना हुआ? पाथ 1 में हीट हुआ 400 ए से बी में और बी से सी में 100, सो 400 + 100 दैट इज 500 जूल्स। जूल्स में ही था, जूल्स में ही था। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो फॉर्मूला लगाओ। इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा? dq - dw। dq 500, 500 में 120 गया, कितना बचा? 380 जूल्स। अब पाथ 2 पे आओ।
पाथ 2 पे, ये पाथ 1, इसको पाथ 2 बोल दिया। पाथ 2 में वर्क डन क्या होगा? डायरेक्ट वर्क होगा ए से सी का, दैट इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 6 into 10 to power 4, 2 into 10 to power 4, 8 into 10 to power 4 into perpendicular distance कितना हो गया? 2 into 10 to power -3, 10 to power -3 10 बचा, 2 कटा 80 जूल्स। तो इसमें हीट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में हीट दिया है प्रोसेस 100 एडेड, द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम निकालना है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें कितना है? 380, वो सेम रहेगा एज इन पाथ 1, ये सेम रहेगा। तो हीट कितना हुआ? हीट कितना हुआ? du प्लस वर्क, सो 380 प्लस 80, आंसर आ गया 460 जूल्स, 460 जूल्स। ठीक है। सो क्या क्या बात ध्यान में रखनी है इसमें? इसमें ध्यान में बात ये रखनी है कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ये क्वेश्चन पे मैं मार्क कर देता हूं, लिख देता हूं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। आप चाहें तो अभी छोड़ भी सकते हैं, आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कर सकते हैं, इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मींस ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, व्हिच ऑफ द प्रोसेस रिजल्ट्स इन मैक्सिमम वर्क डन? सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? ध्यान देना बेटा, अ गैस इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड बोला, प्लीज ध्यान देना, आंसर 7। कंप्रेस बोला, कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेशन के ग्राफ्स बनाते हैं, ये पॉइंट है। V वॉल्यूम, आप V/2 तक जाना चाहते हो, ये हो जाता है ग्राफ किसका? ये ग्राफ किसका हो जाता है? ये हो जाता है आइसोबारिक का, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये सबसे कम एरिया कवर कर रहा है। दूसरा ग्राफ किसका हो जाता है? ये ग्राफ और ये दो ग्राफ कंप्रेशन के, ये दो ग्राफ V/2 वॉल्यूम तक आप आ गए, V/2 वॉल्यूम तक आ गए तो कौन सा ग्राफ हुआ? ये ग्राफ आपके पास आया, एक हुआ, ये हुआ एडियाबैटिक का, और ये ग्राफ हुआ आइसोथर्मल का। तो सबसे ज्यादा एरिया किसने कवर किया? एडियाबैटिक ने कवर किया, उससे कम आइसोथर्मल, सबसे कम आइसोबारिक, और आइसोकोरिक का क्या हुआ? 0, क्योंकि उसमें तो वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं। तो मैक्सिमम वर्क किसमें आया? सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है? एडियाबैटिक कवर कर रहा है। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा? एडियाबैटिक में, एडियाबैटिक यानी डी ऑप्शन। यही अगर कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन होता, कंप्रेशन की जगह एक्सपेंशन होता, तो यहां से शुरू होता, एक ऐसे चलता, एक ऐसे चलता और एक ऐसे चलता, सबसे ज्यादा किसका होता? आइसोबारिक का। तब वर्क डन सबसे ज्यादा किसका होता? सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता? आइसोबारिक। तो एक्सपेंशन के केस में आंसर कितना होगा? आइसोबारिक। कंप्रेशन के केस में आंसर क्या है? एडियाबैटिक। रट्टे मत मारो, ग्राफ सोचो और इंटरप्रेट करो। ठीक, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्या कह रहा है? 8th कह रहा है, अ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P एंड वॉल्यूम V एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V। ओके, एक मोनोएटॉमिक गैस है, प्रेशर P, वॉल्यूम V, इज एक्सपैंड्स आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, प्रेशर नहीं पता, वॉल्यूम हो गया 2V। प्रेशर आप निकाल सकते हो, P1V1 इक्वल टू P2V2, तो P2 कितना हो जाएगा? P/2। प्रेशर कितना हो रहा है? हाफ। प्रेशर कितना हो गया? हाफ। आगे क्या बोला? देन एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम 16V। इसके बाद इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू किया हमने, अब हुआ एडियाबैटिक प्रोसेस, P3V3, V3 कितना हुआ? V3 हुआ 16V, P3 नहीं पता,
द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस P3 आपको निकालना है। गामा की वैल्यू कितनी दी है? 5/3। सो P2 V2 रेस्ट टू पावर गामा इज P3 V3 रेस्ट टू पावर गामा। सो P3 कितना हुआ? P3 हुआ P2 V2 अपॉन V3 की पावर गामा। P2 कितना है? P2 कितना है? P/2 V2/V3 2V/16V की पावर 5/3। V से V कट गया, क्या बचा? 1/8। तो P3 कितना आया? P3 आपके पास आया P/2 इंटू 1/8 की पावर 5/3। 1/8 हो गया 2 का क्यूब, P/2 1/2 की पावर 5, 3 कट गया, 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। आंसर आ गया P/64। सी ऑप्शन P/64। समझ में आया? इस टाइप का क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में, जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस लगती हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं 9th पे। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9th क्वेश्चन, अ थर्मोडायनेमिकल सिस्टम undergoes cyclic process ABCDA, okay, in the figure. The work done by the system in the cycle. Work done क्या होता है? एरिया। वर्क डन क्या होता है? एरिया। तो एरिया कैसे निकालोगे? एरिया एनक्लोज्ड। एरिया एनक्लोज्ड ग्राफ बना लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम। अब ए से स्टार्ट हुए, ए पे है P0 V0, P0 V0। ए से गए बी में, बी में ये कितना हो गया? 2V0, 2V0। और ये कितने पे आ गए? 3P0। और ये क्या हुआ? एक्सपेंशन। तो ए से बी का वर्क कितना होगा? पॉजिटिव वर्क कितना? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया P0 प्लस 3P0 यानी 4P0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? V0। तो ये आ गया 2P0 V0। अच्छा जी, इसके बाद गए बी से सी पे, ABC। सी मतलब यहां पे आ गए, और ये हुआ कंप्रेशन। सो वर्क डन बी से सी, ये लोगे नेगेटिव, वो कितना हो जाएगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ हो गया 3P0, ब्रेड्थ हो गया V0, माइनस 3P0 V0। फिर गए बी सी से डी पे, फिर से एक्सपेंशन डी पे, WC टू डी एक्सपेंशन हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3P0 प्लस P0, ये हो गया 4P0 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस V0, ये आ गया 2P0 V0। फिर D से आ गए हम A पे, D से आ गए A पे, कंप्रेशन। कंप्रेशन कितना होगा? माइनस में, और ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ हुआ P0, ब्रेड्थ हुआ V0। ठीक है, सो ऐड करो, टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क हुआ WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस WAD, कितना आ गया आंसर? 0। 4P0 प्लस 4P0 माइनस 4P0। इसमें प्रॉब्लम ये हो गई, इसमें हम एनक्लोज्ड एरिया नहीं कैलकुलेट कर सकते। देखो एक में जो है, अगर आप एरिया ऐसे देते हो, पहले इधर गए फिर इधर गए, तो पॉजिटिव वर्क ज्यादा है, नेगेटिव वर्क कम है। तो ये साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज चलती है तो एरिया हो गया पॉजिटिव, अगर साइकिल क्लॉकवाइज चलती है तो एरिया हो गया नेगेटिव। तो इधर अगर आप ध्यान दो तो ये वाला चल रहा है ऐसे, ये कौन सा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो इसको हम लेंगे नेगेटिव, ये हो गया क्लॉकवाइज, इसको लेंगे पॉजिटिव। तो टोटल वर्क वैसे भी डायरेक्टली बोल सकते हो 0, क्योंकि ऊपर जितना हो गया नेगेटिव उतना नीचे क्या हो गया? पॉजिटिव। ओवरऑल वर्क कितना हो जाएगा? 0। जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। फिर सुनो,
एंटी क्लॉकवाइज घूमे हुए तो नेट वर्क डन एनक्लोज्ड एरिया देगा पॉजिटिव में, क्लॉकवाइज घूमोगे तो नेट वर्क डन एनक्लोज्ड एरिया देगा नेगेटिव में। सो दोनों को आप ऐड कीजिए, आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। A gas is taken through the cycle A to B to C to A, A to B to C to A, ठीक है, as shown in figure. What is the net work done by the gas? बहुत सिंपल है। अब ये देखो, ये ओवरऑल एंटी क्लॉकवाइज हो गया क्लोज लूप, तो कैसा ले लोगे? वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव एनक्लोज्ड एरिया। तो अब मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं, वर्क डन हो गया एरिया पॉजिटिव एरिया, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। कितना होगा? हाफ बेस, बेस कितना हो गया? 2 से 6 तक 4 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम 10⁻³ मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इंटू हाइट कितना हुआ? ये 2 से 6 तक कितना हुआ? 4 और 10⁻⁵, तो 4 इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁵, कितना आंसर आया? 8 इंटू 10⁻8, 8 इंटू 10⁻8, हाफ बेस इंटू हाइट 2 4 6। व्हाट इज द नेट वर्क डन? इसमें करेक्शन कीजिए, ये तो 10⁻³ होगा एक, दूसरा ये 7 होगा। ये दो करेक्शन है इस क्वेश्चन में, ये करेक्शन है, करेक्शन है क्वेश्चन में। 10⁻³ होगा और वो 6 के साथ में 7 होगा, 6 थोड़ा पहले है। सो करेक्शन कर लीजिए इस क्वेश्चन में, तो करेक्ट करके इसको क्या बनेगा ध्यान देंगे। दोबारा से एरिया कैलकुलेट करते हैं, कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो अभी मैंने बताया आपको। हाफ बेस हो गया 2 से लेकर 7 तक, मतलब 5 इंटू 10⁻³ इंटू हाइट वो हो गया 4 इंटू 10⁻⁵, 4 इंटू 10⁻⁵, 2 से 1 कटा 2, आपके पास आ गया 10 और 2 0 1000 जूल्स। पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो ए ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, वो करेक्शंस कर लीजिए प्लीज इस क्वेश्चन में। आ जाते हैं 11th पे। 11th में बोल रहा है ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर का ये रिलेशन दिया है, प्रेशर जो है वो क्यूब ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सीपी बाई सीवी निकालना है। सीपी बाई सीवी क्या होता है? गामा। गामा के लिए आपको सबसे पहले प्रेशर और टेम्परेचर की जगह प्रेशर और वॉल्यूम का रिश्ता चाहिए होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन चाहिए होगा। उसके लिए क्या करोगे? PV इज इक्वल टू एनआरटी। ये बेसिकली हुआ प्रेशर इज इक्वल टू K टाइम्स टेम्परेचर का क्यूब। अब PV इज इक्वल टू एनआरटी में T हो जाएगा PV बाय NR। सब्सटीट्यूट करो तो P इज इक्वल टू K P क्यूब V क्यूब बाय N क्यूब R क्यूब। इनको नीचे ले जाओ, P क्यूब V क्यूब बाय P आ गया N क्यूब R क्यूब बाय K। तो ये एक और कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? सारे कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर दिया, मतलब P स्क्वायर V क्यूब इज कांस्टेंट। अब PV रेज टू पावर गामा चाहिए होता है, तो पहले आपको P की पावर क्या चाहिए होगी? 1 चाहिए होगी। तो दोनों साइड 2 से, पावर को 2 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर रूट ले लो। PV रेज टू पावर 3/2 आपके पास क्या आ गया? कांस्टेंट। मतलब गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। मतलब CP बाई CV कितना आ गया? 3/2। ऑप्शन हो गया C, दैट इज 3/2। ठीक है, आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डज नॉट गिव द इक्वेशन। सो सिंपल क्वेश्चन है, डज नॉट गिव द इक्वेशन। P टू पावर गामा T टू पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। उसके क्या होते हैं? एडियाबैटिक के इक्वेशंस क्या होते हैं?
एडियाबैटिक की इक्वेशंस होती है पीवी रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पहले प्रेशर वॉल्यूम का इधर कोई है, प्रेशर वॉल्यूम है तो ये तो भाई रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा पीवी को एनआरटी डालो, प्रेशर हो गया एनआरटी बाय वॉल्यूम, ये हो गया टीवी रेज टू पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। सो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये रिश्ता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का है कोई, वो रहा टीवी रेज टू पावर मतलब डीबी हो गया, वो दोनों सही है। अब इन दोनों में से प्रेशर टेम्परेचर चेक करो। वॉल्यूम क्या हो जाता है एनआरटी बाय वॉल्यूम होता है एनआरटी बाय पी, तो ये हो गया पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी सही है, तो ये गलत हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया क्योंकि गलत हमें प्रूव मार्क करना था। ठीक है, 13th पे आ जाइए। 13th क्या कह रहा है? 13th कह रहा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCD एज शोन। अब जरा ध्यान दो, ये कौन सा हो गया? ये हो गया क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज वर्क क्या होता है? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज वर्क क्या होता है? नेगेटिव। और ये क्लोज लूप अगर हुआ तो क्लोज लूप है। हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हीट रिजेक्टेड निकलना है। साइक्लिक प्रोसेस, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लगेगा। इन साइक्लिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, देयरफॉर वर्क डन आपका हीट के बराबर हो जाएगा। वर्क क्या बताया था आपको? हीट प्लस इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो वर्क किसके बराबर हो गया? हीट के। अब क्योंकि वर्क नेगेटिव है तो हीट इज रिजेक्टेड। वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा एरिया इसका 2V इंटू P, तो 2PV नेगेटिव वर्क डन होगा। कितना नेगेटिव वर्क डन होगा? -2PV ये वर्क हुआ, और यही हीट के इक्वल होगा। देयरफॉर हीट रिजेक्टेड कितना हो जाएगा? 2PV। वैल्यू वाइज कितना हो गया? 2PV। तो आंसर कितना हुआ? 2PV, ए ऑप्शन। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14th क्या कह रहा है? 14th कह रहा है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट A टू फाइनल स्टेट B via 2 processes. It first A से B पे गई via 2 processes. It first undergoes isothermal expansion from volume V to 3V. Isothermal होता है V to 3V, okay? And then its volume is reduced from 3V to V at constant pressure. Constant pressure तो horizontal graph. So पहले isothermal जाएगा V से 3V, फिर ऐसे जाएगा। तो ग्राफ देखो कौन सा है? ये नहीं है, ये स्ट्रेट नहीं हो सकता, ये कंप्रेशन का ग्राफ हो गया, ये आंसर हो गया डी ऑप्शन। आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15th क्या कह रहा है? 15th कह रहा है during an isothermal expansion a confined ideal gas does 150 joule of work. अगेन ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद आप इसको कीजिएगा। कह रहा है ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन अ कंफाइंड आइडियल गैस does 150 joule of work against its surroundings. Okay, against by the gas होता है, अगर against the surroundings वर्क होता है तो उसको वर्क को क्या लेते हो? नेगेटिव। तो यहां पे आपको क्या बोला? वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो गया -150 जूल्स। सो आंसर आ गया 150 जूल्स। वर्क डन आ गया 150 जूल्स। अगेंस्ट द सराउंडिंग्स होने का मतलब क्या हुआ? वो करना, कंप्रेस करना। ठीक है, सो अगेंस्ट द सराउंडिंग वर्क हो रहा है, अगेंस्ट द सराउंडिंग वर्क हो रहा है, अगेंस्ट द सराउंडिंग वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ -150। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखो ये सराउंडिंग्स है, मैं वॉल्यूम की टर्म्स में समझाता हूं। ये सराउंडिंग्स है, 150 जूल का नेगेटिव 150 जूल अगेंस्ट द सराउंडिंग्स है। बहुत आसान है, देखो बाय द सराउंडिंग्स होता तो इसका मतलब सराउंडिंग कंप्रेस कर रही होती, तो वर्क ओवरऑल क्या हो जाता? नेगेटिव। अगेंस्ट द सराउंडिंग है तो मतलब वर्क क्या हो गया? एक्सपेंशन हो गया।
एक्सपेंशन हो गया तो ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल वर्क पॉजिटिव करने के लिए अगेंस्ट द सराउंडिंग में क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव लगाने का होता है। तो यहां पे माइनस ऑफ -150, क्योंकि -150 दिया है तो क्या और बार माइनस लगाओ तो प्लस हो गया। लॉजिकली सोचो तो सीधा 150 को वैल्यू लेके करो, बाय द सराउंडिंग होगा तो कंप्रेशन होगा, अगेंस्ट द सराउंडिंग होगा तो एक्सपेंशन होगा। वैल्यू जो मर्जी दियो, बांडेज बढ़े, आपको वर्क को पॉजिटिव और नेगेटिव सोचना है। तो ओवरऑल वर्क इसमें क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया तो मतलब dq किसके बराबर हुआ, dw के, बिकॉज du क्या हो जाता है, जीरो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सो ये कितना आ गया, dq आ गया प्लस 150 जूल्स। देयरफॉर हीट गिवन टू गैस इज 150 जूल्स। सो ये आ गया 150 जूल हैज बीन एडेड टू द गैस। गॉट इट। अगला 16th पे आओ। ये हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा ये देखो वॉल्यूम के हिसाब से। बाय द गैस का मतलब गैस एक्सपैंड हो रही है, अगेंस्ट द गैस मतलब वो कंप्रेस हो रही है। ठीक है। अगला 16th, मास ऑफ डायटोमिक गैस ऑफ गामा 1.4। अब यहां पे अगर एडियाबैटिक वगैरह हुआ तो हमारा ये लॉगरिथम्स यूज होंगे। Mass of diatomic gas gamma 1.4 at a pressure of 2 atmosphere is compressed adiabatically so that its temperature rises from 27 to 927. Okay, so पहले प्रेशर कितना है, 2 atmosphere, compressed adiabatically, टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक हुआ कंप्रेशन, so that its temperature rises to 927. नया टेम्परेचर कितना हो गया, 1200 केल्विन। नया टेम्परेचर हो गया 1200 केल्विन। प्रेशर निकालना है, P2 निकालना है। गामा दिया है 1.4। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन कितना होता है, P टू पावर 1 माइनस गामा T टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 की पावर 1 माइनस गामा T2 की पावर गामा। वैल्यूज डालो, ये हो गया। पहले सिंप्लीफाई कर लो, P1 अपॉन P2 निकालना, क्या P2 निकालना है, तो P1 अपॉन P2 मत निकालो। P2 की पावर 1 माइनस गामा है आपके पास, P1 की पावर 1 माइनस गामा T1 अपॉन T2 की पावर गामा। वैल्यूज पुट करो, P2 की पावर 1 माइनस गामा, या एक काम करते हैं सिंप्लीफाई पूरा ही कर लेते हैं। P2 पावर 1 माइनस गामा से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, P1 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब वैल्यू डालो, 2 एटमॉस्फेयर, T1 अपॉन T2 कितना हो गया 300 बाई 1200 यानी 1/4। 1/4 की पावर गामा, गामा कितना है 1.4, गामा अपॉन 1 माइनस गामा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.4 अपॉन 1 माइनस 1.4, 1.4 अपॉन माइनस 0.4, सो ये आ गया माइनस 14/4, 7/2, माइनस 7/2, माइनस 7/2। 1/4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, कट गया बाय चांस, सो 2 इंटू 1/2 की पावर -7, सो 2 इंटू 2 टू पावर 7, 2 टू पावर 7 कितना हुआ, 2 टू पावर 7 हुआ आपका 128 इंटू 2, आंसर कितना आया 256 एटमॉस्फेयर। तो थोड़ा सा ध्यान से करो कैलकुलेशन से, बाय चांस ये क्वेश्चन बच गया लॉग से। समझ में आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आ जाते हैं 17 पे। 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which of the following statements is not true, in an isochoric process pressure remains constant। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो ये नॉट ट्रू हो गया। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में ये, तो ये तो इजी डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। आ जाते हैं 18th पे। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एन इनिशियल टेम्परेचर T। 18th, 1 mole of ideal gas at initial temperature T, temperature at T, does 6 R joules of work adiabatically। adiabatic हुआ
एडियाबैटिक हुआ, वर्क हो गया 6R joules, ठीक है। If the ratio of the specific heats of this gas at constant pressure and at constant volume is 5/3, the final gamma की वैल्यू दी है 5/3, the final temperature, सीधा वर्क का फॉर्मूला nr upon 1 minus gamma T2 minus T1, nr upon 1 minus gamma T2 minus T1, वर्क डन है 6R is equal to nr, कितना 1 मोल है तो R upon 1 minus 5/3 T2 हमें निकालना है माइनस T1 हमें पता है T, सॉल्व करो, R से R कैंसिल, कितना आया ये 6 is equal to 3 minus 3/2 into T2 minus T, ये कैंसिल हुआ, 3 2 6, आपके पास आया 4 is equal to T minus T2, तो T2 की वैल्यू आ गई T minus 4 केल्विन। समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर यहां तक? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या कह रहा है? 19th कह रहा है an ideal gas at 27 degree Celsius is compressed adiabatically to 8/27 of its volume। एक आइडियल गैस है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है 300 केल्विन, इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 8/T1। V1 दिया है V, T2 नहीं पता, V2 दिया है 8/27 ऑफ V। द राइज इन टेम्परेचर T2 निकालो, TV raised to power gamma minus 1 is T2 V2 raised to power gamma minus 1। T2 कितना हुआ? T1 into V1 by V2 की पावर गामा माइनस 1। T1 कितना है? 300, V1 by V2 27/8, गामा माइनस 1, गामा दिया है 5/3, 5/3 माइनस 1 हो गया 2/3, सो 300 इंटू ये कितना हुआ? 3/2 का क्यूब, 3/2 का स्क्वायर, क्यूब था 3 कट गया, सो 300 इंटू 9/4, 300 इंटू 9/4, 4 से कट के आया 75, 4 से कट के आया 75, 75 इंटू 9, 75 इंटू 10 750, 750 में कम करो 675 केल्विन, केल्विन में था। तो आपको निकालना है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 675 माइनस 300, ये आ गया आपके पास 675 माइनस 300, 375 केल्विन या सेल्सियस, 375 केल्विन या सेल्सियस। आंसर गड़बड़ा रही है, करेक्शन है बेटा इसमें, करेक्शन कर लीजिए, ये करेक्शन कर लीजिए, ये 375 केल्विन होगा, वही आंसर 375 केल्विन। करेक्शन कर लीजिए इसको। लॉजिकली क्लियर हो गया? आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है if the ratio of specific heat of gas at constant pressure to that at constant volume is gamma, Cp/Cv आपको गामा दिया हुआ है, the change in internal energy of the mass of gas when the volume changes from V to 2V। अब यहां पे change in internal energy निकला, यहां ये भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होगा इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं, फ्लॉट भी यूज होगा एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के भी कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे। इस चैप्टर में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहता है क्योंकि आगे का फॉर्मूला पीछे लग जाता है, तो सारा कर लोगे तो आसानी हो जाएगी, बट मैं लिख दूंगा जिसमें आगे का फॉर्मूला यूज होगा। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट आपको दिया है गामा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द मास ऑफ गैस, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV/dt, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV/dt। CV की वैल्यू
गामा की टर्म्स में CV की वैल्यू गामा की टर्म्स में होती है R अपॉन गामा -1। रख लो संभाल के, ये CV की वैल्यू होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस व्हेन द वॉल्यूम, the ratio of the specific heat of gas at constant pressure is इतना, the change in internal energy of the gas when the volume changes from V to V, वॉल्यूम चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो चेंज इन टेम्परेचर अब आपको देखना पड़ेगा। चेंज इन टेम्परेचर आप कैसे देखोगे? PV इज इक्वल टू nRT, तो PdV इज nRDT, तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया? 2V माइनस V, ये हो गया nRDT। सो nRDT की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई? PV। सो सब्स्टिट्यूट 2 करो 1 में, सेकंड को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो। सेकंड को जब आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा nRDT की जगह PV, तो P इंटू V आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया PV अपॉन गामा -1, PV अपॉन गामा -1, PV अपॉन गामा -1। मिसप्रिंटिंग है, यहां पे भी 2-3 जगह हो गई मिसप्रिंटिंग है, ये PV अपॉन गामा -1 होगा। ठीक है जी, आ जाते हैं 21 में। अ सैंपल ऑफ गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन, अब ध्यान दो, एक्सपेंशन मैंने पहले थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था एक क्वेश्चन में। एक्सपेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और ये आइसोकोरिक। तो सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा? आइसोबारिक में। सबसे ज्यादा एरिया ये कवर कर रहा है, तो आइसोबारिक, तो बी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? प्लीज ये करेक्शन कर लीजिए अपने असाइनमेंट में। कर ली करेक्शन? समझ में आ गया यहां तक? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस undergoes adiabatic change has the following pressure temperature relationship। कौन सा होता है? P to power 1 minus gamma, T to power gamma equal to constant, तो ये हो गया D ऑप्शन। 23rd पे आ जाइए। 23rd, a diatomic gas initially at 18 degrees Celsius is compressed adiabatically to 1/8 of its original volume। एडियाबैटिक है, पहले टेम्परेचर कितना है? 18 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना हो गया? 273 प्लस 18, 291 केल्विन। इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले वॉल्यूम है V, बाद में वॉल्यूम हो गया V/8, 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, एडियाबैटिक हुआ। एडियाबैटिक। और डायटोमिक गैस बोला तो गामा की वैल्यू होती है डायटोमिक गैस के लिए 1.4। डायटोमिक गैस के लिए गामा होता है 1.4। ठीक है, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4। ये मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज में लिखवाई थी। 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन, T2 आपको निकालना है। क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर वॉल्यूम का एडियाबैटिक में? टेम्परेचर वॉल्यूम का TV रेज टू पावर गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 रेज टू पावर गामा -1। TV रेज टू पावर गामा -1, तो T2 कितना हुआ? T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। वैल्यू डालो। T2 कितना हुआ? 291 इंटू V1 अपॉन V2, 8 की पावर गामा -1। ठीक है, समझ में आ गया? डायटोमिक गैस के लिए गामा यूज करो 1.4, सो 291 इंटू 8 की पावर गामा -1, 1.4 -1 हो गया 0.4, 8 की पावर 0.4, सो 8 की पावर 0.4, स्क्वायर रूट से थोड़ा सा ज्यादा, 2√2 से थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट, तो ये आ गया आपका 291 इंटू, इसका हो जाएगा लगभग आंसर आ जाएगा 0.4 है, तो 5 के आसपास आंसर आएगा। तो ये करीब करीब आप लगाओ
1200 कैलोरी 1200 केल्विन के आसपास आंसर आ गया। तो हाई टेम्परेचर आ रहा है 8, एक मिनट, 2√2, 2√2 होता है इसका क्यूब रूट, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता है पावर हाफ, स्क्वायर रूट होता है पावर हाफ, स्क्वायर रूट होता है पावर हाफ, पावर हाफ का मतलब हुआ लगभग पावर हाफ करूं 2√2 का मतलब 2.8, तो इसका इंटू 3 के आसपास आंसर आना चाहिए। 3 के आसपास आंसर आएगा तो ये 700, 800, 900 के 900 से कम आंसर आएगा, 800 और 900 के बीच में आंसर आएगा। 900 अगर मानता हूं तो उसमें से 300 माइनस करो 273 में, तो 600 कुछ आंसर आना चाहिए। सो ऑप्शन हो गया 668.4। कैलकुलेट क्यों करूं, बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं। Why should I calculate? If you want to calculate, what you can do is you can use logarithm. कैसे log यूज करोगे? Let x is equal to 8 की पावर 0.4, log x हुआ 0.4 log 8, log वैल्यू डालो, log x निकलेगा, x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ दैट वैल्यू, और फिर उसको सब्सटीट्यूट कर दो, फिर उसको सब्सटीट्यूट कर दो। मैं आपके लिए ये क्वेश्चन साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर देता हूं, बट तरीका सिंपल है बेटा, थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाओ तो बड़ा आसानी से हो जाता है। 8 की पावर आपको चाहिए 8 की पावर 0.4, ये आती है सॉल्व करके 2.297, 2.297, 2.3 ले लो। सो ये बेसिकली आया, ये सॉल्व करके 2.3 आ जाएगा। सो T2 आपके पास आ गया 291 इंटू 2.3, 291 इंटू 2.3, 291 ये आता है 668.54, 668.54 केल्विन। सॉरी वो केल्विन में ही आ रहा था, बड़ी वैल्यू थी, मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, ओरल करा था, वो सेल्सियस सोच लिया मैंने, पर वो केल्विन में ही दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, तो आप कैलकुलेटर यूज ना करो। बड़ी वैल्यू ये साफ दिख रहा था कि 500-600 से तो ऊपर ही आएगा ना, तो उसके ऊपर सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब वो चाहे सेल्सियस में भी आ रहा है, 300 माइनस भी कर दिया तब भी आपका उतना ही बन रहा है, मतलब बड़ी वैल्यू ही आएगी। 18 हो नहीं सकता, उतना ही 144 है नहीं, क्योंकि 400 के आसपास तो आंसर है नहीं। 395 केल्विन, हाँ ये हो सकता था, पर चांस की बात मेरे दिमाग लग गया। बट ये फिर अगर आपको करना पड़े, जैसे ये दोनों मैंने ध्यान नहीं दिया कि सेल्सियस और केल्विन अलग अलग है, तो ये आपका काफी क्लोज है दोनों वैल्यूज। तो आप सॉल्व करना तो लॉग एंटी लॉग यूज करो और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, लॉग यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, आ जाते हैं 24th पे। 24th क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस A एंड अ रियल गैस B have their volumes increased from V to 2V under isothermal conditions. The increase in internal energy, ideal gas A and real gas B have their volumes increased इतना, increase in internal energy, increase in internal energy zero होगी दोनों में, internal energy depends on temperature only, internal energy depends on temperature only। ठीक है, सो नो चेंज। आ जाते हैं नेक्स्ट पे 25th पे। 25th और 25th की पहले बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम A to B along ACB and is brought from B to A BDA, A to C B गया, फिर B to, अब देखो ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओवरऑल वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। The net work done during the complete cycle is given by the area ACBDA, 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 खत्म, C ऑप्शन, क्लोज लूप। क्लियर? इस ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो क्या देता है, साइक्लिक प्रोसेस में एनक्लोज्ड एरिया। 26 कह रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर, द प्रेशर एंड वॉल्यूम्स corresponding to some points on the figure are इतना इतना वैल्यूज दी हुई है। If in process AB 600 joule of heat is added, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान दो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज शोन, द प्रेशर एंड वॉल्यूम्स कोरस्पॉन्डिंग टू वैल्यूज दी हुई है, मैं ये वैल्यूज बना लेता हूं। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ABCD,
एरोज भी, ए टू बी, बी टू सी, ए टू सी, ए टू डी, डी टू सी, ये दिया हुआ है। अब ए पे वैल्यू दी है 3 इंटू 10 टू पावर 4 पास्कल, 3 इंटू 10 टू पावर 4 पास्कल। ए पे वॉल्यूम दिया है 2 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। बी पे दिया है 8 इंटू 10 टू पावर 4 पास्कल, और वॉल्यूम दिया है डी पे, एक ही बात है, वो दिया है 5 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है। इन अ प्रोसेस ए बी, in the process AB 600 joule of heat is added to the system. So heat A से B तक गए तो 600 जूल आपने जोड़ दी, A से B तक में 600 जूल आपने जोड़ी, and in the process BC 200 joule is added. B से C तक 200 जूल जोड़ दिया। Change in internal energy of the system in A to C. अब देखो A to C में पाथ कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, तो टोटल हीट ए टू सी की कितनी हो गई 800 जूल्स। वर्क डन ए से सी का कितना हुआ, ए से सी का हुआ ए टू बी का वर्क प्लस बी से सी का वर्क, ये 0 है, और ये कितना वर्क हो गया, ए से सी का वर्क कितना हो गया, ये पूरा, ये कितना हुआ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 8 इंटू 10 टू पावर 4, और ये हुआ 3 इंटू 10 टू पावर -3, 8 इंटू 10 टू पावर 4, 3 इंटू 10 टू पावर -3, 8 24 240 जूल्स, 240 जूल का वर्क हुआ ए से सी का, हीट दे दिया। तो हीट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, तो डेल्टा यू कितना हो गया, हीट दैट इज 800 माइनस 240, 800 में से 240 कम कर दो, कितना बचा 560 जूल्स, ये वर्क डन हुआ, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गई, खत्म। अब प्रोसेस ए से सी हो चाहे ए से डी, डी से सी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, पाथ पे, सॉरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। ध्यान से देख लो, समझ में आ गया सबको, क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, at 27 degree Celsius a gas is compressed suddenly such that its pressure becomes 1/8 of its original pressure. सडन है तो मतलब एडियाबैटिक होगा। पहले प्रेशर मान लिया P, बाद में प्रेशर मान लिया 1/8 ऑफ P। पहले टेम्परेचर है 300 केल्विन, बाद में टेम्परेचर आपको निकालना है। गामा 1/8 नहीं होगा, मिसप्रिंटिंग है, करेक्शन कर लीजिए, गामा होगा 5/3। करेक्शन कर लीजिए, गामा की वैल्यू 5/3 लेनी है आपको, गामा 5/3, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या होता है, P टू पावर 1 माइनस गामा, T टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सो P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा इस P2 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर गामा। सो T2 की पावर गामा हो गया P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा। सो T2 आ गया P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा बाय गामा इंटू T1। सो T2 की वैल्यू आ गई P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 हो गया 8, 8 की पावर 1 माइनस 5/3, 1 माइनस 5/3 हो गया -2/3 डिवाइडेड बाय 5/3 इंटू T1। T1 है आपका 300 केल्विन। सो 8 होता है 2 का क्यूब, 8 होता है 2 का क्यूब -2/5 इंटू 300। सो 2 टू पावर -6/5 इंटू 300। सो 300 अपॉन 2 की पावर 6/5, 2 की पावर 6/5, ठीक है, इतना केल्विन। सो ये आ गया करीब करीब 150 केल्विन के आसपास। तो ये आपको लॉग यूज करना पड़ेगा, लॉग यूज करना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। लेट x इज इक्वल टू 2 टू पावर 6/5, लॉग x हो गया 6/5 log 2, तो 6/5 इंटू 0.3010,
कैलकुलेटर 6/5 इंटू 0.3010, 0.3010 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आता है 0.3612, 0.3612। तो x हो गया एंटी लॉग ऑफ दिस 0.3612, मतलब एंटी लॉग ये आता है 2.297, 2.297 ये आया x, मतलब T2 आपके पास हो गया 300 अपॉन 2.297, ये आता है 130.60, 130.605, 130.6 केल्विन। तो सेल्सियस में कितना होगा, 273 माइनस कर दो, माइनस 142.4 डिग्री सेल्सियस, सो माइनस 142.4। समझ में आया? कैलकुलेटर यूज कर, कैलकुलेटर कह रहा हूं, लॉग टेबल्स आपको यूज करने पड़ेंगे, देयर इज नो अल्टरनेटिव। नेक्स्ट आंसर 28th क्या कह रहा है? अ गैस ऑक्यूपाइंग 1 liter at 80 centimeter pressure is expanded adiabatically to 1190 if the pressure falls to 60 centimeter, deduce the value of gamma. So gas occupying 1 liter, गैस ऑक्यूपाइंग 1 लीटर, तो पहले वॉल्यूम है 1 लीटर, मतलब 1 लीटर का मतलब हुआ 10 to power -3 मीटर क्यूब, या फिर 10 to power 3 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कर लो, 10 to power 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया पहले वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। प्रेशर पहले दिया है 80 सेंटीमीटर, पहले प्रेशर है 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, इज एक्सपैंडेड एडियाबैटिकली टू 1190, एडियाबैटिक किया आपने एक्सपेंशन, वॉल्यूम हो गया 1190 सेंटीमीटर क्यूब। कॉमन यूनिट्स के बिना काम नहीं होगा। प्रेशर फॉल्स टू 60, प्रेशर हो गया 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, आपको गामा निकालना है। सो P1 V1 रेज टू पावर गामा is equal to P2 V2 raised to power gamma. So P1 by P2 is V2 by V1 की पावर गामा। P1 by P2 हुआ 4/3, V2 by V1 हुआ 1.19 की पावर गामा। कैसे कैलकुलेट करें? लॉग लेना होगा, log 4 minus log 3 is equal to gamma times log of 1.19. So gamma की वैल्यू आई log 4 minus log 3 upon log of 1.19। वैल्यू डालोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूं, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, log 3 की 0.4771 और log 1.19 की 1.19 का log ये होता है 0.0755। सॉल्व करते हैं, 0.6020 इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0.4771, 0.1249 आया, डिवाइड किया 0.0755, ये आता है 1.654। सो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? ये होगा क्वेश्चन नंबर 28। आ जाते हैं 29 पे। 29 क्या कह रहा है? अ लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड 10 to power 6 dyne per centimeter square pressure expands isothermally a liter। तो पहले वॉल्यूम बाद में कितना है? सेंटीमीटर क्यूब में कुछ और है, डबल्ड। ओके, 1 लीटर ले लिया। टेम्परेचर पहले दिया है 400 केल्विन, पहले प्रेशर है 10 to power 6 डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में देखते हैं यूनिट्स को। एक्सपैंडेड आइसोथर्मली अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, पहले किया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम हो गया 2 लीटर्स, एंड देन एडियाबैटिकली अंटिल वॉल्यूम इज रीडबल्ड, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुआ,
वॉल्यूम हो गया 4 लीटर्स। ठीक है, फाइंड द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, गामा दिया है 1.4, प्रेशर निकालना है तो पहले P2 निकालो, T2 तो सेम रहेगा, T2 हो गया 400 केल्विन, P2 कितना होगा वो निकालोगे, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, सेम यूनिट्स में चलो, P1 है 10⁶, V1 है 1 लीटर, P2 नहीं पता, ये है 2 लीटर्स, तो आपके पास आंसर क्या आया P2 का 0.5 इंटू 10⁶, डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। P2 आ गया, P3 निकालना है, P3, तो अब आप क्या करोगे, प्रेशर वॉल्यूम का P2 V2 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P3 V3 रेज टू पावर गामा, P2 V2 रेज टू पावर गामा इक्वल टू P3 V3 रेज टू पावर गामा, P2 की वैल्यू 0.5, हमें निकालना है P3, तो P3 हुआ P2 इंटू V2 बाई V3 की पावर गामा, सो P2 is 0.5 into 10⁶, V2 by V3 1/2 की पावर 1.4। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.9 into 10⁵ डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करने का आसान तरीका, इसको ऊपर ले जाओ या कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.5 की पावर 1.4, तो x ले लोगे 0.5 की पावर 1.4, log से आप सॉल्व करोगे, log x निकालोगे 1.4 log 0.5, टेबल्स में देख के x निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यू डालोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 30th क्या कह रहा है, अ गैस इज सडनली हो गया तो क्या हो गया, एडियाबैटिक, सडनली कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम है V, बाद में वॉल्यूम हो गया V/2, एडियाबैटिक। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर इफ ओरिजिनल टेम्परेचर बीइंग 27, पहले टेम्परेचर है 300 केल्विन, बाद में टेम्परेचर आपको निकालना है, गामा की वैल्यू दी है 1.5, सो करो TV raised to power gamma minus 1, T1 V1 raised to power gamma minus 1 is T2 V2 raised to power gamma minus 1, गामा 1.5 दिया है, सो T2 निकालो, T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, T1 है 300, V1 अपॉन V2 हो गया 2 की पावर गामा माइनस 1 0.5 मतलब √2, तो 300 इंटू 1.41, सो 141 इंटू 3 423 केल्विन, 423 केल्विन, आप सेल्सियस में निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट पे 31 पे। 31 क्या कह रहा है, 31 कह रहा है कैलकुलेट द फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हीलियम इनिशियली एट 15 डिग्री सेल्सियस, इनिशियली एट 15 डिग्री सेल्सियस, तो T1 हो गया 15 298 केल्विन, when it is suddenly expanded to 8 times its original volume, पहले वॉल्यूम है V, बाद में वॉल्यूम हो गया 8V, T2 आपको नहीं पता, फॉल इन टेम्परेचर, तो T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 निकालना है, तो क्या होगा, फॉल इन टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली T1 माइनस T2 निकालेंगे, तो गामा दिया हुआ है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, गामा आपको दिया है 5/3, टेम्परेचर वॉल्यूम का T1 V1 की पावर TV raised to power gamma minus 1 is equal to T2 V2 raised to power gamma minus 1। ठीक है जी, तो आपके पास T2 कितना आया, T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस 1, 298, V1 अपॉन V2 हो गया 1/8, गामा माइनस 1 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 हुआ 2/3, 298 बाय ये 2 का क्यूब कट गया, 2 का स्क्वायर 4 बचा, 298 बाय 4, 7 4 28, 18 4 4 16, 20 74.5 केल्विन। सो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, चेंज इन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, 288 केल्विन हुआ,
288 केल्विन, 288, 288। सो ये आपके पास सॉल्व करके आएगा 72 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 288 माइनस 72, आपके पास आया 216 केल्विन या फिर 216 डिग्री सेल्सियस। फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, सेल्सियस केल्विन में सेम होता है। गॉट इट? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। लेट्स मूव ऑन टू 32। 32 क्या कह रहा है? एन आइडियल गैस एट 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। तो पहले प्रेशर कितना है? 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इसको कंप्रेस किया आइसोथर्मली, आइसोथर्मल कंप्रेशन, रिड्यूस टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। पहले V है, फाइनल वॉल्यूम हो गया 3/4 ऑफ V। ये V1 आपको V दिया है, V2 3/4 ऑफ V हो गया। आइसोथर्मल है, पहले टेम्परेचर कितना है? इफ इनिशियल टेम्परेचर 17, तो पहले टेम्परेचर है 290 केल्विन। यहां पे भी टेम्परेचर कितना होगा? 290 केल्विन, क्योंकि आइसोथर्मल है। और प्रेशर आप पहले यहां निकाल लो, फिर आगे देखते हैं। P2V2 इज इक्वल टू P1V1। सो P2 कितना हुआ? P1V अपॉन V2 3/4 ऑफ V। तो 4/3 ऑफ 75, 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इसके बाद क्या बोला? इसके बाद बोला इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 17, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर। ओके, अब इसके बाद आपने क्या किया है? इसके बाद अलाउड टू एक्सपैंड एडियाबैटिकली टू अ वॉल्यूम 20% ग्रेटर देन द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब V3 हो गया 1.2 V, 20% ज्यादा ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल V था, उसका 20% जोड़ूंगा, 1.2 V। आपको P3 निकालना है, आपको P3 निकालना है। पहले प्रेशर निकालते हैं। P3V3 रेज टू पावर गामा इज P2V2 रेज टू पावर गामा। तो P3 हुआ P2 इंटू V2 बाई V3 की पावर गामा। P2 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, ये भी उसी में निकाल लेंगे यूनिट। V2 बाई V3 सो 3/4 डिवाइडेड बाय 1.2 की पावर गामा। गामा दिया है 1.4। कैलकुलेशन, भयावह कैलकुलेशन, कुछ कर नहीं सकता, लॉग से करना पड़ेगा, लॉग से करना पड़ेगा। मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं। 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1.2, इसकी पावर 1.4, ये आता है 0.517। सो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 51.7 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें टेम्परेचर अगर आपको निकालना है, कौन सा यूज करोगे? टेम्परेचर वॉल्यूम वाला। TV रेज टू पावर गामा -1, T2V2 रेज टू पावर गामा -1 इज T3V3 रेज टू पावर गामा -1। सो T3 कितना हुआ? T2 इंटू V2 बाई V3 की पावर गामा -1। T2 कितना? 290। V2 बाई V3 ये भी कैलकुलेट किया हमने, 3/4 इंटू 1.2 V2 बाई V3, तो ये 0.625 आया था शायद, की पावर अब गामा -1 है। गामा -1 मतलब 1.4 माइनस 1, 1.4 माइनस 1 हुआ 0.4। सो अब 0.625 0.625 इसकी पावर 0.4, यह आता है 0.8286 इंटू 290, यह आता है 240.3, 240.297 है, 240.3 केल्विन। इसको 273 से माइनस करके आंसर चेक कर लो, 32 पॉइंट समथिंग, बिल्कुल ठीक है। दैट इज -32.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गया? आ जाते हैं 33rd पे। 33rd क्या कह रहा है? 33rd कह रहा है
A tire pumped to a pressure of 6 atmosphere suddenly bursts. 6 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है टायर का, 6 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, सडनली बर्स्ट कर गया, रूम टेम्परेचर इज 15, तो पहले टेम्परेचर जिस टायर जिस टेम्परेचर पे है वो 15 है, मतलब 288 केल्विन पहले टेम्परेचर है। सडनली बर्स्ट हुआ मतलब आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस होगी, गामा की वैल्यू 1.4 दिया हुआ है, बाद में प्रेशर हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर क्योंकि रूम पे आ गया, टेम्परेचर आपको निकालना है, एस्केपिंग एयर का टेम्परेचर निकालना है, T2 आपको निकालना है। सो प्रेशर टेम्परेचर का क्या रिलेशन होता है, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो P1 की पावर 1 माइनस गामा, T1 की पावर गामा इज P2 की पावर 1 माइनस गामा, T2 की पावर गामा। सो T2 की पावर गामा आ गया P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा, तो T2 आ गया P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इंटू T1 की T1 पावर नहीं है, वैल्यू डालो 6 अपॉन 1, तो 6 की पावर 1 माइनस गामा बाई गामा, 1 माइनस 1.4 बाई 1.4, ये हुआ माइनस 0.4 बाई 1.4, माइनस 2 बाई 7, माइनस 2 बाई 7 इंटू T1। सो आंसर आया 288 अपॉन 6 की पावर 2 बाई 7। 6 की पावर 2 बाई 7 कैलकुलेट करते हैं, लॉग से आपको करना पड़ेगा, 6 की पावर 2 बाई 7 ये आता है 1.666, सो 288 डिवाइडेड बाय 1.67 ये आता है 172.6 केल्विन। ठीक है, समझ में आ गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। आ जाते हैं 34th पे। 34th कह रहा है कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस आफ्टर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल वॉल्यूम निकालना है 1 मोल ऑफ गैस का, फाइनल वॉल्यूम निकालना है 1 मोल ऑफ गैस का आफ्टर आइसोथर्मल एक्सपेंशन एट 27। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, आइसोथर्मल हुआ, बाद में भी टेम्परेचर कितना हो गया 300 केल्विन। If its original volume is 150 सेंटीमीटर क्यूब, V1 आपको दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर क्यूब, given that the amount of work done by the gas during the expansion is इतना R की वैल्यू दी हुई है, सब कुछ CGS यूनिट में दिया हुआ है, आपको निकालना है फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है 2.303 nRT log V2 by V1, 2.303 nRT log V2 by V1, वर्क डन दिया हुआ है 2.303 into 10 to the power 9 is 2.303, number of moles 1 mole, R की वैल्यू 8.31 into 10 to the power 7, T की वैल्यू 300, log V2 हमें निकालना है, V1 की वैल्यू 150। सॉल्व करो, ये तो पूरा पूरा कट गया, 10 to the power 9, ये 10 to the power 7 कट गया, 10 to the power 7 और ये 2 0 कट के 10 to the power 9 उड़ गया, तो आपके पास log ऑफ V2 by 150 कितना आया 1 अपॉन 8.31 into 3, तो V2 by 150 हुआ एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन 8.31, ये 3924। कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसका एंटी लॉग निकालते हैं, 1 अपॉन 20 एंटी लॉग ऑफ 1 अपॉन 24.93, इसका एंटी लॉग ये आता है 1.096। सो V2 आपके पास आया 150 इंटू 1.096, ये आता है 164.51 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है जी, समझ में आ गई बात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34। आ जाते हैं 35 पे। 35 कह रहा है 1 mole of oxygen at NTP is compressed adiabatically to 10 atmosphere. 1 mole of oxygen at NTP is compressed adiabatically to 10 atmosphere. So पहले NTP है तो 1 atmosphere प्रेशर है, बाद में प्रेशर कितना हो गया 10 atmosphere, बाद में प्रेशर हो गया 10 atmosphere। एडियाबैटिक किया आपने, ठीक है। ऑक्सीजन की बात की है, डायटोमिक गैस है, देखते हैं काम। कैलकुलेट द वर्क डन। प्रेशर पता है आपको, गामा आपको पता है, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको क्या क्या दिया हुआ है। गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम आर की वैल्यू दी हुई है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है और गामा की वैल्यू दी हुई है। मॉलिक्यूलर वेट का तो कोई काम है नहीं, 1 मोल दिया ही हुआ है, 10 एटमॉस्फेयर है, ठीक है। 10 एटमॉस्फेयर बाद में हुआ है, ठीक है। तो वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक में कितना होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है nr अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 टेम्परेचर की टर्म्स में। दूसरा होता है 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। तो इसमें प्रेशर है, प्रेशर है, वॉल्यूम की टर्म्स में बात करेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में रिश्ता डालेंगे। एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर्स। 22.4 लीटर्स मतलब 22.4 इंटू 10 टू द पावर, सब कुछ ऐसा यूनिट्स में लाना पड़ेगा, -3 मीटर क्यूब, या अभी लीटर में लाते हैं, बाद में कन्वर्ट कर देंगे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 22.4 लीटर्स, V2 हमें निकालना पड़ेगा। सो एडियाबैटिक है, PV रेज टू पावर गामा, P1 V1 रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। V2 की पावर गामा कितना हुआ, P1 अपॉन P2, P1 अपॉन P2 इंटू V1 की पावर गामा। तो V2 हुआ P1 अपॉन P2 की पावर 1 बाय गामा इंटू V1, P1 बाय P2 1 बाय 10, 1 बाय 10 की पावर 1 बाय गामा 1 अपॉन 1.4 इंटू V1, V1 है 22.4 लीटर्स। आंसर आया 1 बाय 10 की पावर 1 अपॉन 1.4, 1 बाय 10 हो गया 0.1, इसकी पावर 1 अपॉन 1.4, ये आता है 0.193 इंटू 22.4, ये आता है 4.324, 32 ले लेते हैं लीटर्स, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है, कंप्रेशन है तो वर्क डन ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा। 1 अपॉन 1 माइनस गामा की वैल्यू 1.4, P2 V2, P2 कितना 10 एटमॉस्फेयर, सो 10 इंटू 1 एटमॉस्फेयर अराउंड होता है 1.013 इंटू 10 टू पावर 5। P2 V2 की वैल्यू 4.32 लीटर्स है, 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए, माइनस P1 V1, P1 is 1 atmosphere, that is 1.013 into 10 to the power 5 into V1 22.4 liters, 22.4 into 10 to the power -3। कॉमन लो, ये हो गया -1 अपॉन 0.4, ऊपर 1.013 कॉमन इंटू 10 टू पावर 5 और 10 टू पावर -3, 10 टू पावर 2 कॉमन, बचा कितना 10 इंटू 4.32 यानी 43.2 माइनस 22.4 इंटू 1.013, यह आता है 22.69। इसको सब्ट्रैक्ट करो 43.2 से, यह आता है 20.5088।
सो माइनस 10/4 इंटू 101.3 इंटू 20.51, कैलकुलेट करो। 20.51 इंटू 101.3, 20.51 इंटू 101.3 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 4, यह आता है 5194, अराउंड माइनस 5.194 इंटू 10⁻³ जूल्स। समझ में आया? क्लियर हो गया? एकदम समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 35। आ जाते हैं 36 पे। 36 क्या कह रहा है? 36 कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इन अ वेसल इज 2 लीटर एट नॉर्मल प्रेशर। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इन अ वेसल इज 2 लीटर एट नॉर्मल प्रेशर। तो पहले वॉल्यूम है 2 लीटर, पहले वॉल्यूम है 2 लीटर। V1 आपको दिया है 2 लीटर्स एट नॉर्मल प्रेशर। द गैस इज कंप्रेस्ड अंडर एडियाबैटिक कंडीशन टू सच एन एक्सटेंट टू रिड्यूस द वॉल्यूम टू 1 लीटर। V2 आपको दिया है 1 लीटर, एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हो। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस एट नॉर्मल प्रेशर? तो पहले प्रेशर है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, बाद में प्रेशर आपको निकालना है। सो P1 V1 रेज टू पावर गामा इज P2 V2 रेज टू पावर गामा। तो P2 कितना हुआ? P1 इंटू V1 बाई V2 की पावर गामा। सो P1 इज 1.013 इंटू 10⁵, V1 अपॉन V2 हो गया 2 की पावर गामा दिया है 1.4। कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेट। 2 की पावर 1.4 कैसे? लॉग से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, देयर इज नो अल्टरनेटिव। आ जाते हैं 37 पे। If at 50 degrees Celsius and 75 centimeter of mercury pressure, a definite mass of gas is compressed slowly and suddenly, then what is the final pressure and temperature of the gas? In each case, if the final volume is 1/4 the initial volume. तो पहले फर्स्ट जब आप स्लोली करोगे तो ये हो गया आइसोथर्मल। पहले आपको दिया है T1 दिया है 273 प्लस 50 323 केल्विन। प्रेशर दिया है 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। फाइनल वॉल्यूम इज 1/4। पहले V1 है V2 हो गया 1/4 ऑफ V। P2 आपको निकालना है। T2 तो इसमें भी 323 केल्विन होगा, T2 तो सेम रहेगा। P2 कैसे चेंज होगा? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो P2 कितना हुआ? P1 V1 बाय P2, P1 V1 बाय V2। तो 4 टाइम्स P1 आ गया, मतलब 300 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको बोला सडनली। सडनली का मतलब हुआ एडियाबैटिक। सो पहले टेम्परेचर है 323, पहले प्रेशर है 75, बाद में टेम्परेचर भी नहीं पता, प्रेशर भी नहीं पता, वॉल्यूम है 1/4, V1 V और V2 दिस। क्या लगेगा? गामा की वैल्यू 1.5, गामा की वैल्यू 1.5। सो P1 V1 रेज टू पावर गामा इज P2 V2 रेज टू पावर गामा। तो P2 कितना हुआ? P1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा। सो P1 कितना है? 75 सेंटीमीटर, V1 अपॉन V2 हो गया 4 की पावर 1.5। ये हो गया 75 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब आ गया। 75 इंटू 8, 75 इंटू 8 ये हो गया 600 सेंटीमीटर। टेम्परेचर अगर आपको निकालना है, तो क्या करोगे?
टीवी रेज टू पावर गामा माइनस वन, T1 V1 रेज टू पावर गामा माइनस वन इज T2 V2 रेज टू पावर गामा माइनस वन। तो T2 कितना हुआ, T1 इंटू V1 अपॉन V2 की पावर गामा माइनस वन। T1 है आपके पास 323, V1 अपॉन V2 ये हो गया 4 की पावर 0.5। सो 323 इंटू 2 646 केल्विन। सेल्सियस में अगर चाहो तो कन्वर्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 38th क्या कह रहा है, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 to 20। 5 मोल्स हैं, हीट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे फ्रॉम 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने हीट किया, तो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया तो आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट, तो हीट जो होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया मैंने। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो गया हीट के बराबर। हीट कितना होता है, NC डेल्टा T, NCV dt। अब क्या क्या दिया है, 5 मोल दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp क्वेश्चन में 8 दिया है, तो Cv कितना हुआ, Cv होता है Cp माइनस R, यही होता है Cp माइनस R। Cp कितना है 8, R कितना है 8.36 नहीं है 2 है, क्योंकि यूनिट्स देखो ये 8 कैलोरी पर मोल है, ये 8.36 जूल पर मोल है, तो ये हो गया 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। सो ये हो गया 6 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो 6 का मतलब हुआ 6 इंटू कैलोरी को कन्वर्ट करोगे 4.18 इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 से 20 यानी 10। सॉल्व कर लो, ये आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 5 इंटू 6 इंटू 4.18 इंटू 10, रिजल्ट आता है 1254 1254 जूल्स डिवाइडेड बाय 4.18 करो तो कैलोरी में 300 केल्विन, 300 कैलोरी। वो मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, डायरेक्ट कर लेते 300 सीधा ही आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया। 38 आ जाते हैं 39 पे। जनरली इस टाइप से डाटा दिया होता है, लॉग लूप की वैल्यूज दी होती हैं। 39th, the pressure of air filled in a vessel is decreased adiabatically so as to increase its volume 3 times. So pressure नहीं पता, P2 नहीं पता, V1 आपको V दे दिया, V2 दे दिया 8V। क्या बोला, प्रेशर P1 आपको पता है 10 to power 5 पास्कल is decreased adiabatically so that to increase the volume 3 times, volume 3 times, 8 times कहां से पढ़ लिया मैंने, 3 times, so 3V, 3V, calculate the pressure of the gas, pressure of the air, the pressure of air is, the pressure of air filled in a vessel is decreased adiabatically so as to increase volume, calculate the pressure, final pressure निकालना है। so pressure कैसे निकालोगे, गामा 1.4 दिया है, so P1 V1 raised to power gamma is P2 V2 raised to power gamma, so P2 कितना हुआ, P1 into V1 upon V2 की पावर गामा। P1 कितना है 10 to power 5, V1 upon V2 हो गया 1/3 की पावर गामा, गामा की वैल्यू 1.4, गामा की वैल्यू 1.4। तो अब ये कैलकुलेट करो, फर्स्ट इक्वेशन मान लो, लेट x इज इक्वल टू 1/3 की पावर 1.4, log x हो गया 1.4, log 1 माइनस log 3, log 1 है 0, log 3 की वैल्यू 0.4771 दी हुई है क्वेश्चन में, सो 1.4 इंटू 0.4771 ये हो गया 1.4 इंटू 0.4771
ये होता है 0.669 माइनस 0.66794, ये हो गया log x। ठीक है, ये हो गया log x। एंटी लॉग कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, 1 ऐड सब्ट्रैक्ट, क्योंकि नेगेटिव का है। 1 माइनस 0.66794 माइनस 1, ये हो गया 0.33206 माइनस 1। अब इधर ध्यान दो, ये देखो 0.33206 एंटी लॉग ऑफ दिस दिया हुआ है। माइनस 1 का क्या करूं, 1 बार 0.33 होता तो सीधा सीधा लग जाता। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, ये log x है, log का मतलब क्या होता है, बेस 10, तो x हो गया 10 की पावर दिस 0.33206 माइनस 1, इसका मतलब 10 टू द पावर 0.33206 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। सो इसकी वैल्यू एंटी लॉग ऑफ दिस है 2.148 इंटू 1/10 0.2148। सो ये आंसर आया 10 टू पावर 5 इंटू 0.2148, रिजल्ट आ गया 2.148 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल्स। गॉट इट? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। आ जाते हैं 40th लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a sample of gas expands from 1 to 4 while its pressure decreases from 40 Pascal to 10 Pascal. How much work is done by the gas if the pressure changes volume via each of the 3 paths? So पहले A path पे देखते हैं वर्क डन A path का। तो A path का वर्क कितना होगा, पहले होगा W1 हॉरिजॉन्टल लाइन का लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3, ब्रेड्थ कितनी है 30, और सब ऐसा यूनिट्स में, यस 3 इंटू 30, दैट इज 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 नहीं 40। नीचे तक का एरिया लेंगे ना, ग्राफ में यहां बना देता हूं ए पाथ का। पाथ ए ये है, ऐसे गया फिर ऐसे गया। सो इसमें पाथ ए में 1 और 2 दो सेक्शंस हैं, फर्स्ट सेक्शन का वर्क प्लस सेकंड सेक्शन का वर्क। फर्स्ट सेक्शन का वर्क कितना हो गया, ये पूरा एरिया कितना आया 3 इंटू 1 से 4 तक 3 इंटू 40, और सेकंड का वर्क डन 0, ये आ गया 120 जूल्स। पाथ बी पे आओ, बी पाथ पे यानी स्ट्रेट ऐसा ट्रेपीजियम का लेना पड़ेगा। वर्क डन बी का कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया 10 प्लस 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3, कितना हुआ 75 जूल्स। पाथ सी पे आओ, थर्ड पाथ पे आपका क्या हुआ वर्क डन, पहले गया ऐसे फिर गया ऐसे। सो फर्स्ट सेकंड सेक्शन सी पे कितना हुआ, फर्स्ट सेक्शन का वर्क प्लस सेकंड सेक्शन का वर्क। फर्स्ट सेक्शन का वर्क 0, सेकंड सेक्शन का ये नीचे वाला एरिया, ये हुआ 3 इंटू 10, ये आ गया 30, दैट इज 30 जूल्स। गॉट इट? तो ये थे सारे न्यूमेरिकल्स। आप तमीज से कीजिए, जिनमें मैंने करेक्शंस मार्क कराई है उनमें करेक्शंस कीजिए। कुछ में कैलकुलेशंस लंबी है, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।